क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हाँ, उज्जवल बताओ जरा, क्या ये सही है? इसमें ऑक्सीजन का रहेगा माइनस हाफ, सुपर ऑक्साइड रहेगा, है ना बेटा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट बनवा के भी लिखवाया था, पोटेशियम का +1 ही रहता है, एल्कली मेटल जो होते हैं उनका सबका +1 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, याद करवाया था। और आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं याद है बेटा, तो बाकी चीज आप कैसे करोगे आगे का, जो बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब कुछ भी नहीं आता आपको। मैं अपने साइड से इतना एक्स्ट्रा मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ चीजें, और आप घर पे बिल्कुल चीजें 1% भी रिवाइज नहीं करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तकलीफ है क्या कोई पढ़ाई से? हम्म? शिखा, बताइए कि MnO4 का न्यूट्रल मीडियम के अंदर क्या वैलेंसी फैक्टर रहता है इसका? कोई और नहीं बताएगा? बोलो सूरज। हाँ, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना रहता है कि MnO4 का? +7 से +3 में जाता है। प्रभात, कितना है इसका वैलेंसी फैक्टर? +5। क्यों? क्यों? अवनीश, बोलो बेटा। +4? क्या मैं वैलेंसी फैक्टर पूछ रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछ रहा हूँ। वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा इसमें, मुझे नहीं मतलब क्या 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 बनाते हैं, +2 बनाते हैं, +1, केवल 3 आएगा इसका, है ना, वैलेंसी फैक्टर इसका 3 आएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद बताएंगे जरा आप कि MnO4 का एसिडिक मीडियम के अंदर वैलेंसी फैक्टर कितना रहता है, कौन बताएगा इसको? इसको बताएंगे विष्णु। 5 रहता है, ठीक है। कुछ बात समझ आ रही है? बिल्कुल नहीं पढ़ते हो यार आप लोग, ऐसे निकलेगा कंपटीशन आपसे? सीरियसली, मुझे तो हंसी आ जाती है कभी कभी कि आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो यार, है ना। थ्योरी का पोर्शन आपसे नहीं हो पा रहा, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल और अच्छे क्वेश्चंस कैसे करोगे? मैं अपने साइड से सारी चीज आपको बता देता हूँ, आपका सिर्फ एक काम रहता है कि आप रिवाइज करोगे, आप रिवाइज भी नहीं करते हो, है ना। क्वेश्चंस भी मैं खुद ही करवा देता हूँ, आप लोगों से नहीं हो पाते, मैं करवा देता हूँ क्वेश्चंस आपको, बट आप रिवाइज भी नहीं कर सकते क्या यार? इतना मतलब अपने आप आ जाएगा नीट का रिजल्ट, अपने आप जेई का आ जाएगा रिजल्ट, ऑटोमेटिक आ जाएगा क्या? आप पढ़ रहे हैं तो बस ठीक है, हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, तो आ जाएगा, है ना। बाकी बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, बस आप ही लोग तो पढ़ रहे हैं कोचिंग क्लासेस, है ना। कोई और बच्चा है जो कोचिंग क्लासेस पढ़ रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऑल ओवर इंडिया में कोई और बच्चा पढ़ रहा होगा आपके अलावा। ऐसा है क्या? ऐसा है? हर कोई पढ़ रहा है? आपने स्पेशल ऐसा क्या ऐड कर दिया? ठीक है, पढ़ाई करना शुरू कर दो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। रिवाइज किया करो, घर जाके अच्छे से पढ़ो मेहनत लगा के, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सवाल पूछो तो कर ही नहीं पाओगे एक भी। जब ऑक्सीडेशन नंबर में इतना प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कैसे करोगे आप, बैलेंसिंग कैसे करेंगे आप ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से? आएगा ही नहीं, आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं निकालना आ रहा है, पता ही नहीं है, जो बेसिक बेसिक चीजें उसका पता ही नहीं है। चलो बताओ जरा, NaH में हाइड्रोजन का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, कौन बताएगा? इसको बताएंगे, नंदिनी बताए जल्दी। -1, क्यों है बेटा -1? मेटल के हाइड्राइड में -1 रहता है, ठीक है। H3PO4 में बताओ जरा हाइड्रोजन का कितना है? विकास, एब्सेंट थे आप, तो आपने प्रीवियस क्लास देखा आपने ऑनलाइन? क्यों देखा है? अब तो पता होना चाहिए। आरिफ, बोलो बेटा कितना रहेगा? है ना, देख लीजिए जरा आप खुद ही अपनी परफॉर्मेंस देख लीजिए, कहाँ स्टैंड करते हैं आप। ठीक है, ज्यादा मत बुलवाओ, बुरा लग जाएगा आप लोगों को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ये केमिकल काइनेटिक्स किसी को आइडिया है? जी बताएं। यस मिस्टर, करेक्ट, वेरी गुड। और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, केमिकल मतलब किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के बारे में। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ मोशन बेसिकली, है ना। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, स्टडी ऑफ मोशन, मोशन क्या 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 निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं ना, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं हम, वहां वो चीजें कैलकुलेट नहीं करें, क्योंकि
रिएक्शन का एक्सेलरेशन थोड़ी ना कोई चीज अपन देखते हैं ना, आपने क्या देखना है बेसिकली, हमें जो देखना है वो क्या रहेगा, इसमें पढ़ेंगे हम रेट के बारे में पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन देखेंगे, है ना, और रिएक्शन हमारा कितनी देर में खत्म हो रहा है जाके, ठीक है, रिएक्शन का जो बेसिकली बीच के टाइम पे क्या इसका स्पीड हो सकता है या फिर इसका ऑर्डर क्या हो सकता है ना, किस ऑर्डर से ये रिएक्शन होता चला जा रहा है ना, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स है बहुत अच्छा चैप्टर है, और जिन बच्चों को पीछे चैप्टर किसी को नहीं भी आते हैं ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। अगर आपको पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, यहाँ से पढ़ना अगर स्टार्ट कर दोगे तब भी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें बेटा, ठीक है। हेडिंग डालिए केमिकल काइनेटिक्स, पहले थोड़ा थ्योरी है इसका, वो थ्योरी कर लेते हैं, फिर अपन इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग केमिकल काइनेटिक्स। पढ़ाई करना शुरू कर दो बेटा, है ना, नहीं पढ़ोगे तो लिटरली बता रहा हूँ परेशान हो जाओगे लाइफ में, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आज नहीं पढ़ोगे कल नहीं पढ़ोगे, कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाई की जिंदगी गुजर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत फहमी है आप लोगों की। पढ़ाई हर एस्पेक्ट में काम आती है, हर एस्पेक्ट में। आप कुछ भी काम करने जाएंगे, बिजनेस करेंगे वहाँ भी पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, कोई और काम करेंगे वहाँ भी पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, कोई भी लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट नहीं जहाँ पे पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो जितना जल्दी पहले आप सीख जाएंगे उसको पढ़ना, उतना ही बेहतर आपके रिजल्ट्स आएंगे, नहीं पढ़ोगे उतना ही पीछे जाओगे, और अल्टीमेटली बाद में करना तो वही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाईपास हो जाओ, नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है कि जाके फिजिकल मेहनत कहीं करना शुरू कर दो, जाके वहाँ भी पैसे का जब हिसाब करोगे वहाँ भी मैथमेटिक्स तो लगेगी ही लगेगी। ऐसा नहीं कि पढ़ाई से आप दूर भाग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पढ़ाई की तरफ इंक्लाइन होना स्टार्ट करिए, ठीक है, तभी रिजल्ट्स आपके अच्छे आएंगे, अदरवाइज भगवान ही मालिक है फिर आपका बेटा। चलो नेक्स्ट देखो क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, लिखेंगे इट डील्स विद, इट डील्स विद it deals with measurement of rate, it deals with measurement of rate, comma, mechanism, mechanism, comma, the factors which affect, the factors which affect the rate of a chemical reaction, the factors which affect the rate of a chemical reaction, ठीक है। क्या क्या होता है बेटा ये, इसमें किसके साथ डील करता है ये, मेजरमेंट ऑफ रेट के साथ डील करता है, मैकेनिज्म जो होता है रिएक्शन का कैसे मैकेनिज्म होता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे इस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली चैप्टर रहने वाला, क्या क्या पढ़ेंगे हम, रेट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले तो इतना बता दो कि केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलता है मुझे। सपोज है कोई रिएक्शन अगर मैं लिख के दे दूं, लेट्स से आपसे कह दूं कि Fe प्लस CuSO4, बताओ क्या बनता है, सबको पता है बनता है FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। बट यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ले लूं, सब लेट्स से Fe प्लस ZnSO4 ले लो, अब बताओ क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Zn, नहीं होगा, नहीं रिएक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी बढ़िया सा बॉन्ड बना कर, मतलब ऐसा नहीं है किसी भी केमिकल को आप सीधे सीधे मिला दो, बोल दो नहीं सर प्रोडक्ट बन गया, ऐसा हर बार नहीं होता है। तो हमें ये चीज कैसे पता पड़ेगी कि रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा, ये कैसे पता पड़ेगा, रेट तो हम बाद में स्टडी करेंगे ना, रिएक्शन हो जाए पहले वो तो पता चले। तो इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, ये किससे पढ़ी जाती है, कैसा कौन सा चैप्टर है जिसमें हम ये पढ़ते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स आपने नाम सुना हो, जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं ना, पिछले केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाती है ना। तो उसका मतलब कि ये कहाँ पढ़ा जाएगा, ये पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। चलो रिएक्शन तो हो गया, पर कितना हुआ है, 50% हुआ है, 40% हुआ, 30% हुआ, 80% हुआ है, मतलब एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कहाँ पढ़ेंगे हम कि कितना परसेंटेज हुआ रिएक्शन, कितना, लेट्स से 30%, 80%, 60%, 50% कितना हुआ, ये कहाँ पढ़ा जाएगा, ये पढ़ेंगे हम इक्विलिब्रियम के अंदर,
ठीक है। और द लास्ट थिंग दैट इज कि ठीक है रिएक्शन हुआ है, कितना हुआ वो पता चल गया, बट किस रेट से हो रहा है, यानी कि रिएक्शन का जो रेट पढ़ा जाएगा वो किस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। पोर्शन समझ आया? ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये मैं सोच रहा सर मुझे ये नहीं आते तो क्या मुझे ये आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। ठीक है, आपको पीछे का नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, जल्दी से फटाफट ये पोर्शन नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, हाँ, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। अगली बार जब भी मैं आर एक्स लिखूँ इसका मतलब होता है रिएक्शन। ठीक है। हो गया? कोई आपसे पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में क्या रिलेशन है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स जो बेटा हम पढ़ते हैं ये इसलिए पढ़ा जाता है, इसमें जो स्टडी करी जाती है ये स्टडी होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बल्क लेवल पे, मतलब ज्यादा बड़े लेवल पे, है ना, यानी बल्क लेवल ऐसे समझ के चलो। ठीक है। और जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी जाती है ये पढ़ी जाती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक का मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे छोटे मोटे, समझ गए ना, कि स्मॉल स्मॉल लेवल करेंगे, और माइक्रोस्कोप मतलब जहाँ पे बल्क मैटर की स्टडी करी जाती है। क्लियर है ये चीज? चलिए अब कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है। तो पहला हेडिंग डालिए, रेट ऑफ, इरेज कर दूं, ये इरेज कर दूं, लिख लिया सबने? हाँ ये लिखना है बिल्कुल, क्यों नहीं लिखना है? हाँ, लिखते चलो। जो भी डेटा आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, आपके काम आ सकता है, उसको आप लिखते चलेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तभी लिखेंगे, खुद से भी लिख सकते हैं इस चीज को। हो गया? चलिए नेक्स्ट एंड डालिए। हाँ जल्दी करो। चलें भाई आगे, नेक्स्ट एंड डालिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ अपियरेंस। स्पेलिंग ठीक है डिसअपियरेंस और अपियरेंस की? ठीक है भाई। चलो देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। सपोज दैट हमारे पास कोई रिएक्शन है, आर से गए अपन पी तक। ठीक है, आर क्या है इसमें रिएक्टेंट, पी क्या है प्रोडक्ट। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम जीरो की अगर मैं बात करूं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी? सर स्टार्टिंग में जितना लिया होगा उसका मैक्सिमम ही होगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन होगा इसका? आर नॉट मान लिया, नॉट मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो टाइम पे, है ना। प्रोडक्ट की बताओ कितना होगा? जीरो, क्योंकि अभी हुआ ही नहीं, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। टाइम कुछ टी1 लिया, तो यहाँ से कुछ R1 मान के चलो, लेट्स से कुछ कम हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या बना होगा? कुछ कुछ P1 बना होगा। टाइम बराबर जब कुछ T2 रहा होगा, तो लेट्स से यहाँ पे क्या आ चुका है? R2। यहाँ पे कितना आ गया बेटा? ये T2 आ गया। फिर मैंने बोला नहीं, अब तो अपन एक काम करते हैं, इसको इन्फिनाइट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, रिएक्शन होने दो होने दो। और टाइम बराबर कितना हुआ? इन्फिनाइट। तो बताइए यहाँ पे कितना बचेगा? ये धीमे धीमे खत्म होकर हो जाएगा। फिर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सारा कंप्लीट हो रहा है, इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन नहीं है कि कुछ बचा रह जाए, ऐसा नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे सर मैक्सिमम हो जाएगा, हमने इस मैक्सिमम का नाम कितना रख दिया? पी नॉट मान दिया कि ये हमारा लेट्स से मैक्सिमम प्रोडक्ट बन चुका है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। आपसे पूछा गया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट का मतलब क्या होता है?
चेंज ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ऐसे ही शब्द और होता है बेटा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे मैं बोल दूं वेलोसिटी का ग्रेडियंट है, सपोज दैट ऐसे लिख दूं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, मैं रेट बोलता हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के डीवी बाई dt, यही पढ़ते हैं अपन। रेट ऑफ, रेट कहां से आई? कोई चीज जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसे क्या कहा जाता है? रेट कहा जाता है। यहाँ पे देखो हम रेट की बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी वाली कोई चीज तो है नहीं, बदल क्या रही है यहाँ पे? रिएक्शन में बदलता क्या है? कंसंट्रेशन बदलता है ना। तो अगली बार जब भी मैं बोलूँ आपसे कि रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस का मतलब गायब होना, ठीक है, तो ये कौन चीज गायब हो रही है? रिएक्टेंट गायब हो रहा है या प्रोडक्ट गायब हो रहा है? रिएक्टेंट गायब हो रहा, तो जब भी मैं बोलूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो ऑटोमेटिकली किसको इंडिकेट कर रहा होगा? रिएक्टेंट को। और रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करूं तो क्या बनेगा जाके? ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। मैंने लिखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मुझे फाइंड आउट करना है किसके लिए? ऑफ आर के लिए। रिएक्टेंट आर है, उसके लिए मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फाइंड आउट करना है। बताइए क्या बदलेगा? कंसंट्रेशन बदलेगा। हम कोई भी डेटा पॉइंट पिक कर लेते हैं, लेट्स से T1 और T2 के बीच का हमने डेटा पिक कर लिया, तो बताइए बदल क्या रहा है? कंसंट्रेशन। जब चेंज निकाला जाता है तो चेंज कैसे निकाला जाता है? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल। तो लेट्स से हमने T2 को पिक किया, तो फाइनल कौन सी वैल्यू हुई? R2 माइनस स्टार्टिंग की कौन सी हुई? R1 डिवाइडेड बाई टाइम का डिफरेंस, यानी कि T2 माइनस T1, है ना। कोई और नहीं बताएगा, जिससे पूछो वही बताएगा। बेटा आप मुझे बताएंगे मुरली, R2 माइनस R1 की जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि R2 बड़ा है ना। शाकिब क्या लगता है, सही बताया मुरली ने आंसर? R2 माइनस R1 की जो वैल्यू रहेगी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी? राज, नेगेटिव रहेगी। क्यों नेगेटिव रहेगी? हाँ, डिसअपियरेंस कम होता चला जाए, यानी बेसिकली शुरुआत में आर नॉट ज्यादा, फिर धीमे धीमे कम होता चला, तभी तो रिएक्टेंट खत्म होता चला जा रहा है हमारा। तो R2 ज्यादा होगा या R1? R1 ज्यादा है, तो R2 यानी कम, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू अगर माइनस करूंगा तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। बट हम रेट को कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते, हम हमेशा इसको पॉजिटिव के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ताकि इस वैल्यू जो नेगेटिव है मॉड ले लें, या फिर सर इसके बाहर अगर माइनस लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा? तब तो सर इससे वैल्यू जो निकलेगी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। R2 माइनस R1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अरे भाई R2 माइनस R1 यानी कि चेंज ही तो हो रहा है, डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज किसके कंसंट्रेशन में? R के कंसंट्रेशन में, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 यानी कि डेल्टा T। तो ये चीज जो रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट आर के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है। करेक्ट, करेक्ट है ये चीज। चलिए सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में बताओ जरा, तो क्या आना चाहिए? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट यानी P है, तो क्या लिखूं? P2 माइनस P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। बताइए क्या वैल्यू आनी चाहिए? इसकी भी नेगेटिव आएगी क्या? नहीं, अब P2 ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू। क्या आगे नेगेटिव लगाएंगे क्या? जी नहीं, आगे प्लस लगा दो या कुछ नहीं भी लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेल्टा P, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो ये चीज जो आई है हमारी डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है, कि प्रोडक्ट किस रेट से हमारा बढ़ता चला जा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, डेल्टा जब भी टर्म एक आता है, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल और फाइनल को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियल और फाइनल जहां पे वैल्यू आती है वो इंस्टेंटेनियस होता है या एवरेज होता है? एवरेज होता है। तो ये जो रेट जो आ रहा है ये कैसा है? इंस्टेंटेनियस है, एवरेज है? ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आगे चल के पढ़ेंगे। अगर आपसे इंस्टेंटेनियस पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, डेल्टा की जगह क्या कर, छोटी सी वैल्यू ले लेंगे, है ना। तो वहां पे क्या आना चाहिए? माइनस डी ऑफ आर
डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा, dt। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंस्टेंटेनियस रेट किसका, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट आर। सेम चीज dp बाई dt क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो फटाफट नोट कर लो, फिर एक ग्राफ के साथ चीजें समझते हैं। नोट इट डाउन फास्ट। मैथमेटिक्स थोड़ी सी आएगी इसके अंदर, है ना, तो घबराना नहीं, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ, कहाँ पे, T1 से T2 के बीच में निकाल दी, एक जनरल वैल्यू लेके मैंने बता दी है ना, मतलब रिप्रेजेंट कर, आप कहीं किस कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 1 मिनट देना बेटा। हो गया, नोट हो गया। चलो भाई ग्राफिकली समझते हैं इसी चीज को। ये डेटा तो आपके पास है ना, ठीक है, इसको रखना अपने पास में। अपन इधर करके ग्राफ भी बना लेते हैं, ठीक है। चलो एक ग्राफ बनाते हैं बहुत बढ़िया सा, रिएक्टेंट का बनाते हैं, ठीक है। ये एक्सेस मैंने ले लिया टाइम की एक्सेस, ये वाली ले लिया मैंने कंसंट्रेशन की एक्सेस, ठीक है। आप मुझे बताओ रिएक्टेंट का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो सबसे पहले कौन आना चाहिए, टाइम जीरो पे किसकी वैल्यू आनी चाहिए, आर नॉट की, यानी टाइम जब जीरो है तो आर की वैल्यू कितनी है, कुछ आर नॉट है, यानी मैक्सिमम है, ठीक है। और उसके बाद जब टाइम धीमे धीमे देखो बढ़ता चला जा रहा है तो ये वैल्यू क्या होना स्टार्ट हो गई, ये वैल्यू यहाँ से देखो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। क्लियर है ये चीज? प्रोडक्ट के लिए पूछा जाए तो बताओ, प्रोडक्ट के लिए क्या करूँ मैं, स्टार्टिंग में टाइम जीरो है, मतलब सर ये कुछ यहाँ पे रहनी चाहिए, उसके बाद धीमे धीमे देखो बढ़ना शुरू हो रहा है। क्लियर है ये चीज? मैंने इसको सीधा यहाँ पे क्यों कर दिया, आगे डायरेक्ट लेता हुआ क्यों नहीं चला गया, एक टाइम ऐसा आएगा रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम बना रहेगा। तो ये ग्राफ आई थिंक आप लोगों को अंडरस्टूड है ना। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, रिएक्टेंट को, है ना, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रोडक्ट को। अच्छा इसमें क्या चीज है, ये ग्राफ मुझे क्या बताता है, ये ग्राफ क्या बताता है, कोई भी ग्राफ मुझे क्या आइडिया देता है, कैसे पता चलता है। सपोज दैट जैसे मेरे पास कोई ग्राफ है, लेट्स से वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर है मेरे पास, है ना, तो ये ग्राफ मुझे क्या आइडिया देता है, क्या बताता है ये, एक्सेलरेशन, है ना। अच्छा यहाँ पे मैं सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कर दो, जो डिस्टेंस कर दो यहाँ पे, है ना। अब बताओ क्या बता रहा है, बिलो कैसे पता चला ये चीज, कैसे पता चला, कोई ग्राफ मुझे क्या बताता है, ये तो आपने चलो रट्टे लगा लिए हैं, है ना, 2-3 पुराने ग्राफ में जो आपने रट्टे लगा लिए हैं, कोई भी ग्राफ मुझे क्या बताता है, कैसे पता चलता है,
ये मुझे पता चलता है, देख लो, नहीं नहीं आपको कोई आंसर नहीं दे रहा सही। वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्सिस, जो भी वैल्यू है वो मुझे पता चल जाएगा। देखो ये क्या है, डिस्टेंस है, ये टाइम। बताओ डिस्टेंस बाई टाइम का कुछ सुना है कहीं? स्पीड, डिस्प्लेसमेंट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे आपको मैं वेलोसिटी कर दूं तो यहाँ बताओ क्या बन जाएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो कोई भी ग्राफ क्या बताता है वो हमें कहाँ से पता चलता है, वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। वाई बाई एक्स कुछ और नहीं है, ये स्लोप की समथिंग समथिंग वैसा ही कुछ रिप्रेजेंट करता है ना। आप सही थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहे थे स्लोप के बारे में। तो ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है मुझे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, यानी ऊपर कंसंट्रेशन रहेगा, नीचे क्या रहेगा, टाइम। कुछ पढ़ा है आपने, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम क्या बता रहा मुझे होगा मुझे, ये रेट के बारे में बता रहा है ना। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ और नहीं बता रहा मुझे, बता रहा है ये रेट के बारे में बता रहा है, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करूं तो ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये है तो रेट ऑफ अपीयरेंस है। क्लियर है ये चीज सभी को? ठीक है, चलो वैल्यू फटाफट लिख के देख लेते हैं, कुछ प्लॉट कर लेते हैं इसमें वैल्यूज, ठीक है। चलो लेट्स से जब टाइम हमारे पास जब t1 था, आर की कंसंट्रेशन कितनी थी, r1। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है कुछ और नहीं है, आर नॉट है। धीमे धीमे आगे बढ़े, लेट्स से यहाँ पे टाइम t1 की वैल्यू है, ऊपर आए, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है आपको r1 के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। और आगे आए तो देखो टाइम t2 बढ़ा, t2 बढ़ा तो देखो वैल्यू यहाँ पे आ गई ये चीज। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इधर आके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पॉइंट, ये रिप्रेजेंट आपका r2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? अब बताओ इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नीचे की तरफ आ रहा भाई, डाउनवर्ड्स, स्लोप इज नेगेटिव। ऊपर की तरफ जाता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। बायो वाले बच्चों लग रहा होगा कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, है ना। ठीक है, स्लोप क्या होता है सर, ये ऐसा ऐसा नहीं है, थोड़ा सीखें इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज क्या बता रही है, अगर सपोज आपको कोई ग्राफ अगर दे दिया जाए तो कैसे करेंगे आप, ग्राफ कुछ और नहीं है, ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं ना ये पॉइंट के, ये वाई तो है, y1 है, ये y2 है। तो जब भी स्लोप आप ग्राफ से निकाला जाए तो कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जरा देख लो क्या आ रहा है, y2 ये पॉइंट कौन सा है, x1 y1, ये है x2 y2। y2 कौन है, r2, y1 क्या है, r1 डिवाइडेड बाई x2, x क्या है ये t2 माइनस t1। तो देखो ये चीज वही क्या आ रही, कुछ और थोड़ी ना है, रेट ही तो था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस था। तो अगर ग्राफ में कभी आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर दे दिया जाए, तब उसमें जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब झुकाव जो रहता है लाइन का, उस झुकाव को अगर आप निकाल लेंगे तो ये झुकाव क्या बताएगा, ये आपके रेट के बारे में आपको आइडिया दे देगा। क्लियर है ये चीज सभी को? डाउट है किसी बच्चे को? प्लीज सोए ना बेटा, है ना, जागते रहें, ठीक है। चलिए और देख लीजिए जल्दी से, एक को दूसरा कलर ले लेता हूँ बढ़िया सा, है ना। ब्लू हो गया, ये हो गया, चलो ग्रीन ले लें, ठीक है। चलो देखो प्रोडक्ट के लिए दो वैल्यू पिक कर ली, P1 और P2। यहाँ से स्टार्ट करो, जरा कोई भी वैल्यू ले लो। T1 पे क्या है, P1 है ना, तो T1 पे ये वैल्यू, यहाँ पे देखो ये वाली चीज, ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये P1 के बारे में बता रहा है। तो यहाँ साइड लिख दो, दिस इज P1। T2 पे ऊपर आए तो यहाँ पॉइंट पे क्या बन, सॉरी सॉरी, यहाँ ऊपर चला गया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट देखो क्या बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है P2। आपको दूर से बढ़िया दिखता है ना, बोर्ड में पास होता हूँ तो रिफ्लेक्शन आता नहीं नजर आता है, ठीक है। ये हो गया P2। बताओ जरा क्या आना चाहिए, तो यानी इन दो पॉइंट को अगर मैं अटैच करूँ तो क्या आना चाहिए, ये वाली तो स्लोप है, ये वाला लाइन। अब इसका अगर मैं स्लोप अगर लेता हूँ तो क्या बनेगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 क्या है यहाँ पे, P2, तो उसके लिए कर दो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। क्लियर है ये चीज? तो बताओ क्या बनेगा, कुछ और थोड़ी ना है, ये बस डेल्टा P बाई डेल्टा टी ही तो है। तो इसके लिए आप निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बाकी आप चाहो तो ग्राफ को अलग अलग करके बता दूं या एक में ही मर्ज बना रहने दूं, बना रहने या अलग अलग करके बना दे रही है, शायद हौच पौच लग रहा होगा सर आपको, है ना। अलग अलग कर दें, है ना। चलो देखो भाई अलग अलग बना देते हैं, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दे रहा हूँ। आप क्यों मेहनत करेंगे, एग्जाम तो मुझे देना है, आपको थोड़ी ना देना है कि नहीं, है ना।
एग्जाम तो मुझे देना, आप लोगों के एग्जाम थोड़ी ना देंगे, अब देखा जाएगा। चलो ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, समझ आ गया? तो ये कंसंट्रेशन के बारे में बता रहा है, ये टाइम के बारे में, ठीक है। 0, बातें चुभ जाती हैं क्या मेरी कभी कभी? नहीं चुभती हैं? चुभनी चाहिए भाई, नहीं चुभती हैं तो बड़ी बेशर्म हो है। या आशीर्वाद समझ के ले लेते हो है ना डांट को? नहीं, गुरु लोगों की डांट जब तक पड़ती रहती है तो बच्चे सुधरे रहते हैं, डांट नहीं पड़ती है तो बिगड़ जाते हैं फिर। चलो रिएक्टेंट है ये, और स्लोप इसका अगर निकालना है तो स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x। पढ़ना शुरू कर दो बेटा, अभी बता रहा हूँ, मौका है, ठीक है। ठीक है, मजा तो वैसे ही ड्रॉ करने में आता है, नहीं पेन से ऐसे तो मजा ही नहीं आता। हो गया, लिए आगे बढ़े। सपोज दैट आपसे पूछ दिया जाए यूनिट बताओ जरा रेट का, बताओ जरा यूनिट क्या बनेगी? ऊपर कंसंट्रेशन था, नीचे था टाइम। कंसंट्रेशन किस में लिखा जाता है जनरली? मोलैरिटी में। मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर, यानी कि लीटर इनवर्स लिख दूं, और नीचे टाइम है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। ऊपर कंसंट्रेशन जगह सपोज दैट अगर गैस है कोई तो प्रेशर भी दे दिया जा सकता है आपको, है ना। प्रेशर अगर दे दिया जाए तब क्या लिखेंगे?
कंसंट्रेशन जगह प्रेशर लिख देंगे, यानी कि पास्कल सेकंड इनवर्स। एटीएम में अगर दिया है तो लिख सकते हैं एटीएम सेकंड इनवर्स, है ना। टाइम सेकंड जगह मिनट में दे रखा है तो क्या लिख देंगे, मिनट इनवर्स लिख देंगे, है ना। तो डिपेंड ऑन कि क्या क्या वैल्यूज आपकी दे रखी है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट हो सकती हैं। प्रेशर का क्या यूनिट रहता है? हाँ, ऊपर अच्छा ये पूछ रही है ये कैसे आ गया, है ना। देखो भाई, ऊपर जैसे कंसंट्रेशन ही तो है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ही तो है। तो जब सॉल्यूशन फेज होता है तब तो क्या लिखा जाता है, मोलैरिटी या कुछ और लिख देते हैं। गैस अगर होता तो गैस का क्या लिखा जाता है, गैस का प्रेशर ही तो लिखते हैं। तो प्रेशर की यूनिट यानी चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई टाइम ही तो आएगा। तो प्रेशर आ गया मतलब पास्कल लिख सकते हैं, और किसी में गिवन है तो एटीएम में लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को। तो अगर आपका सॉल्यूशन फेज दे रखा है तो मोलैरिटी लिख सकते हैं आप, है ना, या कुछ और वैल्यू दे रखी है कंसंट्रेशन की। अब कंसंट्रेशन के टर्म्स कितने सारे मैंने आपको बताए। मोल वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स बताए हैं। मोलैलिटी बताया है, मोल फ्रैक्शन बताया है, मोलैरिटी बताया है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बताया है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी बताया है, और स्ट्रेंथ के बारे में बताया है ना। याद आए काफी हाँ, कोई भी आप देखो, डिपेंड ऑन क्वेश्चन कैसा दे रखा है। बट अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे आप, तब तो मोलैरिटी स्टैंडर्ड हम मान के चलते हैं उसको, ठीक है। अगर स्पेशली कहा गया है क्वेश्चन में आपसे कि नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन सपोज दैट आपको किसी और फॉर्म में रखना है, लेट्स से मोलैरिटी में रखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल पर केजी आ जाएगा, पर सेकंड आ जाएगा। बट वो कहा जाएगा स्पेसिफाइड है, कुछ नहीं स्पेसिफाइड है तो हम मोलैरिटी को ही पिक करते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे टाइम के लिए स्टैंडर्ड हम किसको मानते हैं, सेकंड को ही तो मानते हैं ना। अगर कह दिया जाए क्वेश्चन में कि मिनट है तो क्या करेंगे, फिर तो मिनट में ही लिख देंगे हम, ठीक है। चलिए जल्दी से यूनिट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, इरेज कर दूं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट एंड डालिए, रिलेशन बिटवीन, इजी सा चीज था ये तो। नेक्स्ट डालिए, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, ठीक है सूरज। तो छोटा सा अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 2a प्लस बी गिव्स आउट c प्लस 3d लिख लो, चलो ठीक है। ठीक है, सारे कोफिशिएंट्स आ गए इसमें इंक्लूड हो गए। चलो बताओ जरा क्या दिख रहा है यहाँ से सूरज, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है बेटा। ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है सर, ए और बी का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा और सी और डी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से, है ना। तो आप मुझे बताइए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा कि ए का जो रेट है खत्म होने का, वो बी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है कम है, कितना ज्यादा है कितना कम है, बता सकते हैं। हाँ बताएं। 2 टाइम सर, जितना हिसाब से बी खत्म हो रहा है ना, उसके डबल रेट से कौन खत्म हो रहा है, ए खत्म हो रहा है। जिस रेट से सर बी खत्म हो रहा है उसी रेट से क्या बन रहा है, सी। जिस रेट से बी खत्म हो रहा है उसी उसके 3 गुना ज्यादा रेट से कौन बन रहा है, डी बन रहा है। तो यहां से मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, ऑफ ए, जो ए का डिसअपीयरेंस रेट है वो बी के जस्ट डबल ही तो है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, यस और नो, ठीक है। अच्छा बताओ जरा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए था क्या, हम कैसे लिखते थे उसको, माइनस, रिएक्टेंट है तो देखो माइनस आ गया, प्रोडक्ट होता तो माइनस नहीं आता, चेंज है तो डेल्टा इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा अब उसमें लिखना, डी के टर्म्स में लिखना तो बेटर रहेगा, है ना। चलो डी के टर्म्स में लिख लेते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज है ना तो इजी पड़ेगा। माइनस डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू माइनस कितना आएगा, डी बी डिवाइडेड बाई, यस और नो, डाउट है किसी बच्चों के यहाँ तक। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ क्या कि सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो क्या लिखा जाएगा इसकी जगह पे,
माइनस dB अपॉन dt विल बी इक्वल टू व्हाट, dc डिवाइड बाई dt, है ना। कई बच्चों का ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है, सर यहाँ तो माइनस है, यहाँ सर माइनस नहीं है, सर ये माइनस और सर ये कैसे बराबर बराबर हो गए, क्योंकि हमने कभी ऐसा तो पढ़ा ही नहीं कि -2 बराबर 2 होता है, कभी पढ़ा है आपने ऐसा? नहीं। बताओ क्या ये माइनस जस्टिफाइएबल है? कौन बताएगा, बताइए जरा, कोई जस्टिफाई कर सकता है इस चीज को? हाँ, दिखने में भले ही माइनस लग रहा है, बट डीबी की जो वैल्यू निकल के वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर हो जाएगी पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये चीज पॉजिटिव है, ये चीज ओवरऑल पॉजिटिव है। ये साइन हमने बाहर माइनस इसलिए लगाया ताकि इसकी वैल्यू को पॉजिटिव किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलरली मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी जो है वो 3 गुना ज्यादा है किसके तुलना में? बी के तुलना में, है ना। तो मेरे इक्वेशन क्या आना चाहिए? इक्वेशन बताइए क्या आना चाहिए? d of d upon dt will be equal to what? 3 times of minus dB by dt। क्या सभी को ये बात क्लियर है, सेंस कर रही है चीज? अच्छा, और बताओ कुछ और हो सकता है क्या? इक्वेशन नंबर 3 और बताइए। आई गेस सब में रिलेशन निकल आएगा ना, ए और बी का मिल गया, बी सी का मिल गया, बी डी का मिल गया, तो सबका रिलेशन हो चुका है लगभग, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, सब में से ना मैं dB की वैल्यू निकाल के रखता हूँ साइड पे, इसको एक तरफ लिख देता हूँ। चलिए करके देखें आप, बताओ जरा। उज्जवल बोलो बेटा, अगर मैं सबकी वैल्यू dB बाई dt अगर फाइंड आउट करूं, इसके टर्म्स में dB बाई dt क्या निकल के आएगा? ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा जाके -1/2 dA डिवाइड बाई dt विल बी इक्वल टू व्हाट, -dB बाई dt। क्लियर है? अभी d माइनस dB बाई dt किसके बराबर है? dc बाई dt के बराबर भी है, तो क्या यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ dc बाई dt। क्लियर है? अच्छा, ये -dB बाई dt किसके बराबर और है? यहां से देख लो सर, ये 3 नीचे चला जाएगा तो बन जाएगा 1/3 dB, तो d बाई dt। क्लियर? समझ आ रहा है यहाँ तक? जरा इस इक्वेशन को देखो, जरा बहुत ध्यान से देखो, जैसे कभी ना देखा हो। कुछ चमक रहा है? कुछ आंखों में कुछ चमक रहा है? भैया सीधे उठ के बैठो, सो नहीं, क्लास क्लास सही है ना। हाँ, उठ के बैठी सीधे, बैठे बैठे आलस आ जाए फिर आंखें ऐसे से होने लगती है, मुझे दिखता है। स्पाइन स्ट्रेट रखा करें, अलर्ट रहेंगे, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। स्पाइन ढीली हो जाती है ना तो फिर धीमे धीमे आलस आना शुरू हो जाता है, कान में आवाज जाती रहती, दिमाग प्रोसेस नहीं करता है फिर, ठीक है। यस, बताइए जरा, कुछ दिख रहा है, चमक रहा है कुछ? क्या चमक रहा है? कुछ चमक, जरा इस इक्वेशन को देखो ध्यान से और इसको देखो। करेक्ट, कि देखो सर dA बाई dt तो है, समझ आ रहा है, यहाँ 2 था और बिकॉज ये रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट के लिए मैंने लगा दिया कि माइनस, और जो कोफिशिएंट था उसको देखो डिवाइड कर दिया तो बन गया -1/2 dA बाई dt। दिस इज इक्वल टू व्हाट सर, यहाँ पे 1 था तो 1/1 तो 1 ही, कुछ नहीं लिखेंगे जब भी चलेगा, -dB बाई dt। दिस इज इक्वल टू व्हाट, सी क्या कोफिशिएंट 1 था और ये प्रोडक्ट था तो यहाँ पे साइन देखो पॉजिटिव है और 1/1 यानी कुछ भी नहीं है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, डी के टर्म्स में क्या है 3 है, तो क्या आ गया देखो 1/3 dd बाई dt। इज इट क्लियर? तो अगली बार क्या मुझे इतना सब करने की जरूरत है क्या? नहीं, सीधा सीधा इक्वेशन देखो, जो कोफिशिएंट में है वो डिवाइड में लेके चले जाओ आप सीधा सीधा डायरेक्ट, और जो रिएक्टेंट है तो आगे माइनस लगा दो, प्रोडक्ट है तो सीधा सीधा पॉजिटिव लगा दो, कुछ और नई चीज नहीं है इसमें, है ना। उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज और बताओ जरा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो ये चीज क्या हो सकती है? सपोज दैट ऐसे समझ चलो, कोई लेट्स से कोई एक बाइक है, सॉरी कंपनी है कोई, जैसे हीरो होंडा की कंपनी है ना, हीरो वाली, अब तो होंडा अलग हो गई है, ठीक है। तो हीरो कंपनी लेट्स से बाइक बनाती है, ठीक है। एक दिन में वो 1000 सीट बनाती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और 400 बना देते हैं आपके हैंडल्स, ठीक है। 200 बनाते हैं इंजन्स, ठीक है, और 500 बना देते हैं लेट्स से क्या
बॉडी पार्ट ले लो, लाइट्स ले लो, कुछ और ले लो। हाँ, व्हील्स कर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ और ले लेते हैं ना, बॉडी पार्ट के अंदर ले लो, चलो ठीक है, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स इसके अंदर आ गए, ठीक है ना। चलो अब ठीक है, आप मुझे बताइए एक दिन में, दिख रहा है आपको वहां से, आप देखो अब ठीक है, बाद में कर दूंगा। एक कंपनी है जो कि एक दिन में 1000 सीट मैन्युफैक्चर करती है, 400 हैंडल्स बनाती है, 200 इंजन बनाती है, और 500 बॉडी पार्ट, यानी सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। मानी 500 के मतलब यूनिट्स रेडी हो सकते हैं, ऐसे मत समझना सर अच्छा 500 टायर है, एक बाइक में सर दो दो टायर लगेंगे, इसका मतलब समथिंग समथिंग 250 बनेगा, वो मैथ मत लगाना, मैं बता रहा हूँ 500 यूनिट का प्रोडक्शन रेडी करके रख सकते हैं, मतलब 1000 टायर बना सकते हैं या 500 बाइक्स रेडी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ जरा, टोटल कितनी बाइक्स एक दिन में कंप्लीट मैन्युफैक्चर करी जा सकती है, कितनी, क्यों, 1000 नहीं, सीट तो 1000 है, बैठ जाओ आराम से, क्या दिक्कत है, नहीं, कितनी बनेगी, 200, क्यों, बिना इंजन चलेगी कैसे, चलो ठीक है, मैं कह दूं बेटा 1000 इंजन बना दिए, अब बताओ, लेसे 200 जगह हटा के मैं 1000 इंजन अगर कर दूं, अब बोलो कितने गाड़ियां बनेंगी, 400, क्योंकि बिना हैंडल के आप नहीं चला सकते। अल्टीमेटली कहने का मतलब इतना है कि जो सबसे स्लो स्टेप है वही डिसाइड कर देता है आपका कि ओवरऑल प्रोडक्शन कितना होने वाला है, करेक्ट है ये चीज। चलो बताओ जरा ध्यान से रिएक्शन को देख के, इस रिएक्शन में क्या लगता है कि प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है, यानी प्रोडक्ट जो हमारे बन पा रहे हैं, यानी सीओडी जो बन रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए और बी, भाई जब तक ए और बी रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक सीओडी तो बनेगा नहीं आपका, तो अल्टीमेटली ए और बी पे ये डिपेंड कर रहा है ना। तो रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पे या बी पे, बी पे, क्यों, बी सर सबसे स्लो है, ए तो बी के जस्ट डबल है, तो बी ने अगर रिएक्ट करना बंद कर दिया तो ए तो बेचारा अकेला थोड़ी ना प्रोडक्ट बना देगा, बैठा रहेगा ना वो चीज, तो ऐसे ही इसका मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो बी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि बी का जो रिएक्शन का जो रेट है, बी का जो डिसअपीयरेंस का रेट है, क्या वही हमारा रिएक्शन का रेट है क्या, यस और नो, बोल सकते हैं ना कि अगर बी जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन भी तो बी पे तो डिपेंड कर रहा है, तो जो बी का रेट होगा वही तो हमारे रिएक्शन का रेट होगा ओवरऑल कंप्लीट, यस और नो। तो बी का रेट कितना है, देखो माइनस डीबी बाई डी टी, और माइनस डीबी बाई डी टी किसके बराबर है, माइनस हाफ ऑफ डी ए बाई डी टी। तो ये जो पूरा इक्वेशन है मैं किसी के टर्म्स में भी उठा के देख लो तो ये क्या कुछ और नहीं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो। तो मैं अगली बार में क्या लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर बराबर क्या होना चाहिए बताओ, माइनस हाफ डी ए divided by dt, this will be equal to minus db by dt, this is equal to what, dc by dt, and this is will be equal to what, 1 by 3 d by dt। क्लियर है ये चीज। तो अगली बार आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो आपको चारों में से कोई भी चीज अगर ये दे रखी है तो क्या मैं उससे फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, एब्सोल्युटली बिल्कुल कर सकते हैं, ए के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, बी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, सी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, और डी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज, सभी को समझ आया। तो रिलेशन क्लियर हुआ, रेट ऑफ अपीयरेंस के बीच में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बीच में, साथ ही साथ मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया, हालांकि इसको मैं अलग से भी बताऊंगा, ठीक है, बट मैंने आपको आइडिया यहीं पे दे दिया। क्लियर है ये चीज, डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए, है, कह दिया तो मान लिया, चलो छाप लो फिर इसी बात पे जल्दी से।
हो गया नोट? इरेज करो। चलो भाई, चलिए। तो हमारे पास अगर इन जनरल कोई ऐसा रिएक्शन अगर सपोज दे रखा है, लेट्स से इन जनरल स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स ऑफ स्मॉल सी स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल डी और कैपिटल डी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दे रखा है और पूछा गया बताइए जरा इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखना चाहिए। कोई नहीं बताया, कोई नहीं बताएगा। श्रेया बताएं बेटा, क्या रहेगा इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन? हाँ जी, शिखा बताएं बेटा। शगुन, महक, -1/a डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस -1/b डी बी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू 1/c will be equal to 1/d d d डिवाइड बाई dt। ठीक है, अच्छा विकास, हम बेटा इसमें d से d को काट सकते हैं? सेम सेम ही तो आ गया। नहीं काट सकते, क्यों? मुरली, क्या d से d को काट सकते हैं? नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते? हाँ, ये कोफिशियंट है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये गलती से ये मत कर देना ना, आप कलाकारी कर दो, बोल दो सर ये तो सर सेम सेम है तो क्या इसको कैपिटल डी बाई डी टी नहीं लिखा जा सकता, और स्मॉल से क्या कैपिटल डी काटी जा सकती है क्या, है ना? ऐसे सवाल कृपया करके ना पूछना, है ना। चलिए, हो गया ये चीज। अच्छा, ये जो रिएक्शन है बेटा ध्यान रहे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके लिए आपको एक पॉइंट हमेशा पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है ये तभी वैलिड है, दिस रिएक्शन, दिस एक्सप्रेशन या दिस रिएक्शन इज वैलिड, when when all the when all the reactants and products are in same phase। ठीक है, जब सेम फेज में होते हैं तभी वैलिड रहेगा। सपोज दैट एक आपका लिक्विड में है, एक आपको गैस में, तब ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं रहेगा। सबका सेम फेज होना चाहिए, तो सभी गैसियस फेज में रहे, आप सारे सारे आपके सॉल्यूशन फेज में रहे, तभी आपका ये चीज वैलिड रहेगा। क्लियर है ये चीज? नोट करिए जल्दी से।
चलिए भाई नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट नोट बना के लिखेंगे जरा, एक इंपॉर्टेंट नोट है, लिखिए जरा। इफ स्टोइक्योमेट्री, if stoichiometry of given reaction, if stoichiometry of given reaction is altered, altered, if stoichiometry of given reaction is altered, stoichiometry of given reaction is altered by multiplying a factor, is altered by multiplying a factor, factor FACTO, factor, then note that, then note that rate of disappearance, then note that rate of disappearance and rate of appearance, rate of disappearance and rate of appearance will not change. Hello.
हाँ, सॉरी बोलने से बेटा कोई छोटा नहीं हो जाता है ना। ठीक है, ये चीज चलती रहती है। बड़े आदमी सब सॉरी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके, देखो आपकी मर्जी, देखो सॉरी बोलने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सॉरी बोलने से ये सब लुक्रेटिव वर्ड्स होते हैं, सॉरी, थैंक यू, है ना। इनसे रिश्ते बहुत अच्छे बने रहते हैं। तो जब भी आपका इसमें चाहे छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपका थोड़ा मिस्टेक है तो सॉरी बोल दो, क्या दिक्कत है? कोई आपके लिए अगर ग्रेटफुल है तो आप थैंक यू बोल दो। ठीक है, चलिए लिखिए जरा। इफ stoichiometry of given reaction is altered by multiplying by a factor, then note that rate of disappearance and rate of appearance will not change. However, rate of reaction will be changed. However, rate of reaction will be changed. ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया इसमें। जैसे a प्लस 2b गिव्स आउट लेट्स से c है ना। और इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन आपको दे रखा है, लेट्स से 5 इंटू 10⁻³ समथिंग कुछ दे रखा हो। यूनिट आपकी क्या रहेगी भाई? मोल, थीटा इनवर्स और सेकंड इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, मैं इस इक्वेशन में पूरे में कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो आप देखना जरा क्या बनना चाहिए। अगर सपोज इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? 2a प्लस 4b गिव्स आउट 2c। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज और बता दो यहाँ पे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अगर पूछा जाए तो क्या लिखा जाएगा? माइनस डी ए बाई डी टी, है ना। तो निकाल लो किसके बराबर रहेगा। ये तो सर रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही रहेगा, क्योंकि देखो स्लो स्टेप है सबसे। तो क्या बनेगा जाके? सेम ही चीज आएगी, नहीं 5 इंटू 10⁻³ आएगा। ठीक है, माइनस वो तो वैसे ही आ गया यार, है ना। 5 इंटू 10⁻³ आ गया। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने डबल से मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? -1/2 डी ए बाई डी टी। बताओ डी ए बाई डी टी कितना है? 5 इंटू 10⁻³ और देखो आगे क्या हो चुका है, ये 2 से कम हो जाएगा ना। तो देखो ये सिंपली कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा, है ना। क्लियर है ये चीज? अब आप मुझे बताओ जरा कि अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया है, तो कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो देखो चेंज हो गया, हाफ हो गया। बट अभी भी अगर मैं आपसे इसी से ही पूछूं और क्या, कि बताओ माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी? अब बताओ कितनी आनी चाहिए? डी ए बाई डी टी की वैल्यू उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही है। रिएक्टेंट उसी रेट से चेंज हो रहा है, बट अगर उसमें किसी भी कोफिशिएंट अगर कंप्लीट रिएक्शन में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे तो इफेक्ट आएगा, बट इंडिविजुअल रिएक्टेंट पे या इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी उसका डिसअपीयरेंस का रेट पूछा जाए वो सेम रहेगा, किसी एक का प्रोडक्ट फॉर्मेशन पूछा जाए वो सेम रहेगा, बट ओवरऑल रिएक्शन का रेट वो कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या फैक्टर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो यही नोट था कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है उसमें अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है या डिवाइड कर दिया जाता है तो कभी भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है? रेट ऑफ रिएक्शन वाला एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, बाकी चीज आपकी एकदम सेम रहती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, जल्दी से एग्जांपल नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि रेट बहुत फास्ट है, 5 इंटू 10⁻³ लिख दे, बहुत फास्ट है, बट एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लिया मैंने। ठीक है ना।
टाइम भी हो गया, ये जल्दी से ये नोट हो गया। हाँ एक क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, ये आप होमवर्क करके लेके आएंगे, लिखिए जरा। हीटिंग ऑफ हीटिंग ऑफ हीटिंग ऑफ CH3 whole twice N2, heating of CH3 whole twice N2 gives N2 and C2H6, सारे बेटा गैसेस ही हैं, C2H6 गैस, ये सब गैस है, मतलब आपसे ये इंडिकेट करके कह दिया गया है कि सारे आपके सेम फेज में है ना। फुल स्टॉप। इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 is, if rate of formation of N2 is 56 gram per liter per second, if rate of formation of N2 is 56 gram per liter per second, full comma, then find the rate of formation of C2H6, then find the rate of formation of C2H6, है ना। ये क्वेश्चन आपका है, ये आप करके लेके आएंगे बेटा, ठीक है। बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में आके और क्वेश्चंस करवाऊंगा और फैक्टर्स अपन स्टडी करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स में अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए टेक केयर बेटा।